विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपला 9वीचा जो 7वां पाठ आहे, डॉक्टर का अपहरण, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे इनके द्वारा लिखित ये जो पाठ है, इस पाठ का पहला भाग हमने कुछ दिन पहले देखा था और आज हम उसका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। पिछले तासिका को भी कुछ नए शब्द हमने देखे थे। इस पाठ में आज का जो पाठ है उसमें कुछ नए शब्द आने वाले हैं जो मैंने पहले से ही फलक पर लिख रखे हैं, जैसे कि लापता, लापता होना, जिसका पता न लगना, जिसका पता न लगे उसे लापता कहते हैं। दूसरा शब्द इस पाठ में आने वाला है हुलिया। हुलिया का मतलब है शक्ल, रूप जिसे हम कहते हैं। और एक मुहावरा भी इस पाठ में है, नामो निशान मिटाना, अस्तित्व समाप्त होना उसका अर्थ है। नामो निशान मिटाना का मतलब है अस्तित्व समाप्त होना। अब देखो, ये जो कुछ शब्द, नए शब्द इस पाठ में आए हैं, इस पाठ के ये नए जो शब्द है जो हमें इस पाठ में कुछ नई बातें सिखाने वाले हैं। पाठ के शुरू होते ही आप लोगों को उसका अर्थ मालूम हो जाएगा। दूसरी बात, फलक पर मैंने एक चित्र बनाया है। अब देखो, आप ये जो चित्र देखेंगे तो पहली नजर में आप इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप नजदीक से अगर देखेंगे तो आपको इस चित्र का अर्थ समझ में आ जाएगा। पुरानी किताब में, आपके ही किसी मराठी के या विज्ञान के किताब में मैंने ये चित्र देखा था। अभी नजदीक से आप लोग समझ रहे होंगे कि दो चित्र है। पहला चित्र जो है, इस चित्र में हमें बारीकाई से आप अगर देखेंगे तो आपको पृथ्वी नजर आ रही है, और उस पृथ्वी का रूप, सजीला रूप, जिसे हम हिंदी में सजीला कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर वृक्ष है, बादल है, पंछी उड़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, कई तरह की वनस्पतियां हैं, पेड़ है, पौधे हैं, फल है और कई तरह की बेल भी है। तो इस तरह से पृथ्वी का एक सजीला रूप नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर सा रूप नजर आ रहा है, और वो पृथ्वी मुस्कुरा रही है। अब मुस्कुराते हुए पृथ्वी का चित्र बनाने की मैंने कोशिश की है। अब दूसरा चित्र देखो, उस चित्र में यही सृष्टि है, जिसके ऊपर का ये जो पूरा आवरण है, जिसमें फूल है, फल है, पेड़ पौधे है, पंछी है, बादल है, धीरे 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 सब खत्म हो गए हैं। अब ये जो पास वाली पृथ्वी, पहले वाली जो मुस्कुरा रही थी, दूसरी वही पृथ्वी, चित्र उसी पृथ्वी का है लेकिन उसका ये दूसरा रूप है, उसमें वो रो रही है। तो नीचे एक वाक्य मैंने लिखा है, मेरा रूप कौन बदल रहा है। ये सृष्टि हमसे पूछ रही है, ये पृथ्वी हमसे पूछ रही है कि मेरा ये सजीला रूप इस तरह से कौन बदल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो यही बात हम अभी पाठ में आगे देखने वाले हैं। तो हमने पिछली तासिका को देखा था कि किस तरह से इस कहानी में, डॉक्टर का अपहरण, इस कहानी में जो डॉक्टर भटनागर जी है उनका अपहरण हो गया है। और पाठ के खत्म होते ही हमने ये भी देखा था कि किस तरह से उनका अपहरण दूसरे ग्रह के लोगों ने किया है। इस बारे में उन्होंने एक सीढ़ी भेजकर जानकारी भी अपने घर वालों को दी है कि मेरे लिए आप परेशान मत हुई, क्योंकि मैं जिंदा हूं। आप लोग शायद मुझे मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं इस ग्रह पर नहीं हूं, अन्य ग्रह पर हूं। उन्होंने ये भी बताया है कि इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है, और सभी के अपने अपने ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। तो उन्होंने कहा है कि हम जैसे कई ग्रह है और हम जैसे वहां पर कई लोग बसे हैं, हमसे भी ज्यादा उन्नतिशील लोग हैं, और वहां मैं पहुंच गया हूं। तो आप लोग शायद मुझे मरा समझ रहे होंगे, लेकिन मैं जिंदा हूं। तो इस तरह से सीढ़ी भेजकर डॉक्टर भटनागर जी ने
अपने घर वालों को ये सूचना कर दी कि मैं जिंदा हूं। अब देखो, अब तक तो पाठ हमें हमारे पृथ्वी पर जिस तरह से घटना घटती है उस तरह का लग रहा था कि पैसे के लिए शायद अपहरण कर लिया होगा, डाकू ने कर लिया होगा। लेकिन जैसे ही आप लोग इस पाठ में ये बात सुनेंगे कि डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण पृथ्वी पर नहीं अन्य ग्रह से किसी ने किया है, तो आपको भी आश्चर्य हुआ होगा और आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारे ग्रह जैसे दूसरे ग्रह है और उन दूसरे ग्रहों से संदेश भी आ सकता है। के चीफ रह चुके डॉक्टर विक्टर कुलिकोव ने कुछ समय पहले ऐसी बात सामने लाई जो दुनिया से छिपाई गई थी। वो घटना कुछ इस तरह थी। 1998 में नासा के रेडियो टेलीस्कोप को अंतरिक्ष से एक मैसेज मिला जो कि एक सिग्नल के रूप में था। यह सिग्नल हमारे गैलेक्सी से करीब एंड्रोमेडा गैलेक्सी से भेजा गया था। जब यह सिग्नल नासा को मिला तो वो इसे डिकोड करने में असफल रहे, पर नासा इस सिग्नल के रूप में मिले मैसेज को डिकोड करने में 13 साल बाद कामयाब हो गई, जिससे उन्हें ये पता चला कि यह मैसेज किसी अलौकिक एलियन सभ्यता ने हमसे लगाई गई एक मदद की पुकार थी। नासा ने इस सिग्नल को डिटेक्ट किया, इंटरसेप्ट किया और गणितीय सिद्धांतों पर आधारित इस मैसेज को डिकोड किया। इसे डिकोड करने के बाद नासा को पता चला कि यह संदेश उस प्लैनेट से भेजा गया था जिसका अंत करीब आ चुका है। 1998 में इस सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद इस सिग्नल को डिकोड करने में कितने साल लगेंगे इसका कोई भी अंदाजा ना होने के कारण ये बात सबसे छिपाई गई। नासा के एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि यह संदेश एक ऐसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया था जिनका ग्रह खतरे में है। अगर जल्द ही कुछ किया नहीं गया तो वहाँ की जीव सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये संदेश पृथ्वी की तरफ उस समय भेजा गया था जब पृथ्वी पर सेबर टूथ टाइगर जैसे जानवर राज करते थे, यानी कि आज से तकरीबन 80,000 साल पहले। यह मैसेज, जिसे SOS मैसेज भी कहा जाता है, इसे 1998 के जनवरी के अंत तक डिजिटली रिकॉर्ड किया गया था, पर 2011 में भाषा विशेषज्ञ और रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स को इसकी चाबी मिल गई। जटिल गणितीय सिद्धांतों पर आधारित भाषा की वजह से वो ये पता लगा पाए कि यह सिग्नल एक मदद की पुकार है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी और यूनिवर्स नामक 2 व्यावसायिक जर्नल्स में ये बात पब्लिश होने के बावजूद दुनिया भर की मीडिया असाधारण रूप से इस मुद्दे पर शांत रही। डॉक्टर कुलिकोव यूनाइटेड नेशन की रिसर्च टीम को लीड कर रहे थे। उन्होंने यूनिवर्स नामक पत्रिका को बताया कि ये सिग्नल हमारे गैलेक्सी के करीब मौजूद एंड्रोमेडा गैलेक्सी से भेजा गया था और एक ऐसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया था जो अब हमारे पृथ्वी से ज़्यादा एडवांस नहीं रही। डॉक्टर कुलिकोव कहते हैं कि इससे जो बात आसानी से हमारी समझ में आती है वो ये है कि उनका ज्ञान और टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रगत थी, पर उनका संसार बचाने इतनी एडवांस तकनीक उनके पास नहीं थी। उनकी सभ्यता के अंत का कारण कोई ब्रह्मांडीय घटना ना होकर उसका कारण वो खुद रहे होंगे। शायद न्यूक्लियर अटैक भी उनके अंत का कारण हो सकता है, ऐसा डॉक्टर कुलिकोव ने कहा। डॉक्टर कुलिकोव ने उस मैसेज की कॉपी यूनिवर्स नामक पत्रिका को देने से इनकार कर दिया, पर उन्होंने कहा कि इस मैसेज की शुरुआत एक मदद की पुकार से होती है, जो है हेल्प अस। इस प्लैनेट के अंत का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई तबाही, एस्टेरॉयड का टकराना या कुछ और, पर जो मुझे लगता है वो ये है कि जिन्होंने इस मैसेज को भेजा है वो ही इसके लिए जिम्मेदार रहे होंगे तथा इसे वो स्वीकार करते हुए अपनी बची कुची आबादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर कुलिकोव का कहना था। यह एलियन सभ्यता सीमित तौर पर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने लायक सक्षम रही होगी, पर यह उनकी सभ्यता को बचाने इतना काफ़ी नहीं रहा होगा। मतलब यह मैसेज बताता है कि वो खुद की ही दुनिया में फंस। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे पृथ्वी जैसे ग्रह, अन्य सौर मंडल में, इस ब्रह्मांड में अन्य ग्रह भी है और वहां पर भी हमारे जैसे, मतलब जैसे यहाँ पर मनुष्य बस्ती है उसी तरह की बस्ती वहां पर भी हो सकती है। आप लोगों ने कई किताबों में, फिल्मों में उसे एलियंस के नाम से सुना होगा। तो आपने इस वीडियो में ये भी देखा होगा कि किस तरह से अन्य ग्रह से संदेश भी आ सकता है, और ये काम कौन करता है, तो नासा के द्वारा। अमेरिका का ये जो नासा है जिसमें अवकाश में जो भी ग्रह तारे हैं उनके बारे में खोज की जाती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, सबसे ज्यादा उन्नतिशील नासा को समझा जाता है। तो वहां से
अगर इस तरह की खोज हो सकती है तो हमारी जो ये डॉक्टर भटनागर जी की कहानी है ये भी कहानी हो सकती है। तो हम अभी पाठ में आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा है उस सीढ़ी में, जो सीढ़ी डॉक्टर भटनागर जी ने भेजी थी, उसमें उन्होंने कहा है, हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। मतलब डॉक्टर भटनागर जी पृथ्वी से उस ग्रह पर कैसे चले गए। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। अब देखो, पाठ की शुरुआत में ही हम ये देख चुके हैं कि एक दिन किस तरह से बेल बजी, डॉक्टर भटनागर जी उठ खड़े हुए और बाहर जाकर उन्होंने देखा, लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ ये पत्नी को नहीं मालूम था। तो उसके बाद की कहानी डॉक्टर भटनागर जी हमें बता रहे हैं कि एक आदमी ने मुझे कहा वहां पर सवारी है, आप वहां सवारी पर चलिए। तो भटनागर जी को लगा कि किसी पेशेंट को देखने के लिए जाना है। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। अब आपकी समझ में आया होगा, डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी बता रही थी कि किस तरह का यान आया था और उस यान में किस तरह के पहिए थे। मतलब उसे तो नहीं पता था कि यान किस तरह का आया था, लेकिन वो क्या बोल रही थी कि मामूली गाड़ी जैसे छोटे छोटे पहिए नहीं थे, बड़े बड़े पहिए थे। जैसे कि उसे यान पता नहीं था, इसलिए वो बोल रही थी कि ट्रक हो सकता है या बस हो सकती है, क्योंकि उसके पहिए बड़े बड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस यान को देखा तो वो विचित्र सा यान था, क्योंकि वह वाहन न हमारे पृथ्वी पर दिखाई देने वाले किसी वाहन जैसा था। इसलिए उस यान को देखकर डॉक्टर भटनागर जी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने भागने की कोशिश करने के पहले ही उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बाहों को पकड़कर उन्हें यान में डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। अब ये देखो, धरती पर चल नहीं रहा था, तो ये यान है तो ये आकाश में उड़ता है। आप लोगों ने कई तरह के आकाश में जाने वाले यान देखे होंगे। भारत ने भी कई तरह के भेजे हैं और कई तरह के यान आपने फिल्मों में देखे होंगे, अब एलियंस की कहानियों में सुने होंगे। तो इसी तरह का ये भी यान था। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो ये यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मतलब अब डॉक्टर भटनागर जी जहां पर है वहां पर मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया था ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब देखो, उन्होंने जैसे ही होश आया तो उन्होंने अपने आप को पृथ्वी पर नहीं किसी अन्य ग्रह पर पाया। और दूसरा एक बदलाव पाया कि उनके शरीर पर एक प्लास्टिक का सूट पहना हुआ था। तो उनके समझ में आने में देर नहीं लगी की मैं पृथ्वी पर नाही हूं। तुम्हाला सर्व मुलांना माहिती आहे की आपल्याकडे देखील किंवा जगात अंतराळात जाणारे जेवढे अंतराळवीर असतात त्या सगळ्यांसाठी एक वेगळ्या प्रकारचा सूट असतो, अंतराळात जाण्यासाठीचा खास सूट। त्याचं कारणच असं आहे की तुम्ही अनेक ग्रहांच्या बाबतीत भूगोलात विज्ञानात अभ्यास केलेला आहे की पृथ्वी असेल, चंद्र असेल, तिथलं तापमान असेल, तिथली ऊर्जा असेल, या सगळ्यामध्ये फरक आहे। आणि तिथल्यात वातावरण, त्या सगळ्याला एकत्रित शब्द आहे वातावरण, आणि त्या वातावरणाशी मिळतं जुळतं घेण्यासाठी अशा प्रकारचा सूट अंतराळात जाणारे लोक घालत असतात। आणि अगदी तसाच सूट डॉक्टर भटनागरजींना त्या लोकांनी चढवलेला होता। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए ये संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। अब अनुमति का मतलब है सम्मति। उन लोगों ने कहा कि वो तो वहां से मुझे भागने नहीं देंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात की सम्मति दी थी कि आप आपके घर वालों को संदेश भेज सकते हैं। अब ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी डॉक्टर भटनागर जी ने बताई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब देखो, आप लोगों को इस बात को समझना है कि उस ग्रह के लोग विज्ञान में हमसे भी ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं।
उनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से जाते आते हैं। अब देखो, हम लोग तो बस अपने ही सौर मंडल में आज तक खोज कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को 2 वीडियो इसीलिए दिखाए हैं कि आप लोगों को ये इस बात को भी समझना है कि इस पृथ्वी में कई सौर मंडल है, इस ब्रह्मांड में इस तरह की कई सौर मंडल है और उसमें कई ग्रह है। हर सौर मंडल में कई ग्रह है। तो ये हम तो सिर्फ हमारे सौर मंडल में अब तक घूम रहे हैं, जैसे कि हम मंगल पर जा रहे हैं, शनि पर जा रहे हैं, सूरज के इर्द गिर्द जहां कई छोटे मोठे ग्रह है वहां पर जा रहे हैं। लेकिन हमारी सूर्यमाला को, मराठीत आपण सूर्यमाला म्हणतो, आपल्या सूर्यमालेला सोडून दुसऱ्या सूर्यमालेच्या शोधासाठी आपण प्रयत्न करतोय, परंतु तिथपर्यंत पोहोचणं आजही मानवाला अशक्य आहे। मात्र त्या ग्रहावरची लोक एका सूर्यमालेतून दुसऱ्या सूर्यमालेत जातात आणि विशेष म्हणजे जसं आपण एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जायला, एका देशातून दुसऱ्या देशात जायला विमान वापरतो, त्याप्रमाणे यांच्याकडे अक्षरशः एका ग्रहावरून दुसऱ्या ग्रहाला, एका सौरमंडलमधून दुसऱ्या सौरमंडलमध्ये जाण्यासाठी यान वापरली जात आहेत। म्हणजे थोडक्यात त्यांची तरक्की आपल्यापेक्षा कितीतरी ज्यादा आहे हे सांगण्याचा डॉक्टर भटनागर जी ने इथे प्रयत्न केलेला आहे। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। उनके यहाँ पर भी सब कुछ है, कारखाना है, बाजार है, घर है, बस्तियां हैं, कई तरह की मोटरें हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है, हम जैसे नहीं है, क्योंकि वे तो हमसे आगे तरक्की में है। तो उनके वाहन, उनके घर, उनके मकान, उनकी बस्ती हमसे अलग ही होगी। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। ज्याप्रमाणे बघा, आपले घर आणि अमेरिकन लोकांचे घर, आपल्याकडे असणारी यंत्रसामग्री आणि जापनीज, इंग्रज लोकांची असणारी यंत्रसामग्री, किंवा आपल्याकडे असणारी टेक्निक, तंत्रज्ञान म्हणतो, आणि जपानचं असणारं तंत्रज्ञान, याच्यामध्ये फरक आहे। आपल्या इंडियन मॉडेल असणारं एखादं गाडीचं मॉडेल आणि जापनीज गाडीचं मॉडेल, याच्यामध्ये फरक आहे। म्हणजे जितकी तरक्की तितकं ते तंत्रज्ञान विकसित, तितकं ते बनवलेलं वाहन असेल किंवा कुठलंही यंत्र असेल ते सुपिरियर असतं किंवा फास्ट असतं। तर त्यांनी तेच सांगितलेले आहे की इथं असणाऱ्या वस्तू आणि पृथ्वीवरच्या याच्यामध्ये टेक्निकमध्ये काय आहे, फरक आहे। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। मैंने पहले भी बताया था, हम सिर्फ एक सौरमंडल के बारे में जानते, वे कई सौरमंडल के बारे में जानते हैं। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो हमारे सौरमंडल के पास ही उनका सौरमंडल है, इसीलिए उन्होंने मेरा अपहरण कर लिया। अब देखो, हमने यहां तक देखा है कि डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण किस तरह से हुआ, उनको कहां पर ले जाया गया है। अब हम आगे देखेंगे डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण क्यों हुआ। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही पिछड़े हैं। ये बात विशेष है। देखो, ये लोग बहुत ही उन्नतिशील है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हुए हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। मतलब देखो, उन लोगों ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि आदमी मशीन बन गया है। इतनी तरक्की इन लोगों ने किया है। अब देखो, आप लोगों को ये वाक्य समझने के लिए हम लोगों की जानकारी लेनी चाहिए। जैसे कि आप लोग, आपके दादा दादी, नाना नानी किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे, उनके जीवन में कितनी यंत्र सामग्री थी। अगर आप पूछेंगे तो वे लोग बता देंगे कि मिक्सर नहीं था, टीवी नहीं था, मोटर नहीं थी घर में। फिर आप अपने माता पिता जी के जीवन के बारे में बताइए तो वो कहेंगे हमारे जीवन में अब मिक्सर आ गया है, गैस आ गया है, या टेलीफोन आ गया है, टेलीविजन आ गया है, दूरदर्शन है, टीवी है, इस तरह की फ्रिज है। अब आप अपना जीवन देखिए, आपके जीवन में तो मोबाइल है, इंटरनेट है, वाईफाई है। तो ये टेक्निक जो है ये बढ़ती बढ़ती जा रही है।
आगे आगे जैसे जा रही उस तरह से ज्यादा टेक्निक मनुष्य के जीवन में आ रही, तो मनुष्य धीरे 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 यंत्र बनता जा रहा है। पहले जमाने में खाना पकाने में कितनी दिक्कत थी, अब देखो हर चपाती बनाने की मशीन है, अगर आपको मसाला बनाना है उसकी मशीन है, आपको खाना पकाने के लिए ओवन है, तो मनुष्य मशीन ही बन गया है। पहले जमाने में अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था तो पैदल जाना पड़ता था या फिर किसी बैलगाड़ी में बैठकर जाना पड़ता था, फिर रेल आ गई, फिर भी समय लगता था। लेकिन आप अगर मुंबई से पुणे जाना है, हवाई जहाज में बैठ जाइए, बस 10 मिनट या 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो आप मनुष्य जो है धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में यंत्र आ गया है, इसका मतलब है मनुष्य ही यंत्र बनता जा रहा है। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीन ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। अब देखो, मैंने आप लोगों को इसीलिए हमारी कहानी बताई कि हमारी दादी थी तो नानी थी तो सुबह उठते थे, पानी लाने के लिए सिर पर घड़ा लेकर दूर दूर तक पैदल चले जाते थे, तो उनके शरीर को व्यायाम होता था। फिर घर पर आते थे तो खाना बनाने के लिए उनको आटा चाहिए तो आटा खुद पीसना पड़ता था। अब तो हम क्या करते हैं, पका बनाया हुआ आटा दुकान से खरीद कर लाते हैं। फिर उनको चूल्हा जलाना पड़ता था, चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ती थी। अगर मसाला बनाना है तो उसको खुद के हाथों से पीसना पड़ता था। तो इस तरह से हर काम करने की आदत उनके शरीर को थी। उनके हाथ पैर सब पूरा शरीर व्यायाम करता था और इसी कारण वे तंदुरुस्त थे और ज्यादा दिन जीते थे। अब हमारे जीवन में ये भी मशीन आ गई है। हर काम हम भी अब मशीन से कर रहे हैं। हर काम के लिए हमारे पास भी मशीन है। अब कुछ काम है जो काम हम खुद कर लेते हैं, लेकिन इस ग्रह की बात ऐसी है, इस ग्रह पर हर एक काम के लिए मशीन है, तो उन्हें खुद काम करना ही नहीं पड़ रहा है और इसी कारण उनका शरीर मशीनों की अधीन बन गया है। जो लोग बचे हैं वो लोग भी उस मशीन के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सडन रोग होने लगा है। अब देखो, यहाँ जो ये कहा है उन्होंने, ये जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम बन गए हैं, तो हम भी कुछ मशीन ऐसे हैं हमारे पृथ्वी पर भी जिनके हम गुलाम बन गए। सोचिए, हमारे घर पर बिजली ही नहीं रहेगी कुछ दिन तक। सोचिए, हमारा फ्रिज ही नहीं चलेगा। सोचिए, अगर हमारे पास मोबाइल ही नहीं रहेगा 1 महीना 2 महीने तक, तो हम काम नहीं चला सकते हैं। इसे कहते हैं गुलाम होना। तो उस तरह से ये लोग भी मशीनों के गुलाम बन गए। अब हमारे तो कुछ मशीन है, कुछ हम अपना काम खुद करते हैं। जैसे कि आज भी हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, या रोटी बनाने के लिए बेलन से रोटी को तो बनाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि हर घर में मशीन है कि बस आटा डाला और रोटी बाहर आ गई। कहीं कहीं है भी, लेकिन कुछ काम तो आज भी हम कर रहे हैं। तो हमारा शरीर चल रहा है, हम हाथ पैर हिला रहे हैं, तो हम पूरी तरह से मशीन आज नहीं बनेंगे। लेकिन इस ग्रह के लोग पूरी तरह से मशीन पर निर्भर है, इसीलिए उन्हें कहा है वे मशीनों के गुलाम है। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र सा सडन रोग हो गया है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीन ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए। डॉक्टर भटनागर अतिशय प्रसिद्ध डॉक्टर होते। त्यांनी लगेच ओळखलं की त्या ग्रहावरती माणसांना काय रोग होतोय। त्यांच्या शरीराचा एक भाग सडायला सुरू होतो आणि तो माणूस मरून जातो। याचं कारण असं आहे डॉक्टर भटनागरनी सांगितलं की मशीनों ने इन्हें नाकारा बनाया है। जिस तरह आपण आपल्याकडे म्हणतो की माणसाला एखादं यंत्र वापरलं नाही तर त्याला गंज लागतो आणि गंज लागून लागून ते मशीन काय होतं, नादुरुस्त होतं, बिघडून जातं। माणसाच्या शरीराचं तसंच आहे। माणसाने जर हातपाय हलवले नाहीत, त्याने जर काम केलं नाही, अगदी आपण म्हणतो आपल्याकडे असा वाक्प्रचार सुद्धा आहे, त्याच्या बुद्धीला गंज लागलाय, म्हणजे त्याने बुद्धी जर वापरली नाही तर म्हणतात बुद्धीला सुद्धा गंज लागलाय। आणि गंज लागल्यानंतर मशीन बिघडतं, हे तुम्हाला वैज्ञानिक शास्त्र शिकलेलं आहात।
तर त्याप्रमाणे तिथली लोक कामच करत नाहीत, मशिनांकडूनच काम करून घेतात आणि त्यामुळे त्यांच्या शरीरातले जे अवयव आहेत ते हळूहळू नादुरुस्त होत चाललेत. हात असतील, पाय असतील, बोटं असतील, डोळे असतील, कान असतील, काहीच काम करायचं नाही. प्रत्येक काम मशीनकडून करून घ्यायचं आणि त्यामुळे त्यांच्या शरीराचा एखादा भाग काय करतो, न वापरल्या गेल्यामुळे एका जागी पडून असल्यामुळे तो सडू लागलेला आहे आणि हा रोग त्यांच्या ग्रहावर पसरलेला आहे. उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए. तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए. अब देखो तकनीक में तो आगे है, उन्नतिशील है. उन्होंने ही सोचा ऐसे किसी डॉक्टर को लाते हैं, जो डॉक्टर क्या करेगा, जो अंग सड़ रहा है, जैसे कि किसी इंसान का हाथ सड़ रहा है तो उसे काट कर फेंक देंगे और दूसरा हाथ वहां पर लगा देंगे. तो उन्होंने इस काम के लिए डॉक्टर भटनागर जी को चुना है. बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है. आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है. उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है. मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है. वह सब अगर जारी रहा, ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी. तो डॉक्टर भटनागर जी ने वहां जाकर ये सोचा, जिस तरह से इन लोगों के बारे में हो रहा है, हमारी पृथ्वी भी तो उन्नति कर रही है. दिन ब दिन उद्योग बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं तो मशीन बढ़ रहे हैं और मशीनों के कारण कारखाने बढ़ रहे हैं. तो लोगों का काम कम हो रहा है, मशीनों का बढ़ रहा है, लेकिन उन्नति के साथ साथ इस मशीनों के द्वारा प्रदूषण बढ़ रहा है, दूषित हो रहा है. तो इसी के बारे में ये चित्र यहाँ पर मैंने बनाया है कि पृथ्वी, ये हमारी पहली मुस्कुराती हुई पृथ्वी है और ये दूसरी है अगर हमने इन मशीनों पर, इस प्रदूषित हवा पर, कारखानों से निकलने वाले दूषित प्रदूषकों पर अगर हमने पाबंदी नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी रोएगी. पृथ्वी का मतलब है मनुष्य रोएगा. तो इसीलिए डॉक्टर भटनागर जी हमें जागृत कर रहे हैं कि हमें सावधानी क्या बरतनी है. आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है. देखो उन्होंने कहा है आज भी पृथ्वी पर ये रोग दिखाई दे रहे हैं. भले ही आज हमारे पास उस तरह का रोग नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आज ये जिस समय लेखक ने ये पाठ लिखा था उस समय कोरोना नहीं था. जिस समय ये पाठ हम पिछले साल तक पढ़ा रहे थे तब तक कोरोना जैसी बीमारी नहीं थी. लेकिन अब हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर भी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं मिल रहा है. तो देखो ये उन्होंने एक शंका बताई थी कुछ साल पहले और इस साल 2019-20 में उनकी जो ये आशंका है वह सच साबित होती हुई नजर आ रही है. अब आजकल कोरोना के कारण कितने सारे लोग पूरी दुनिया में मर रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर मर रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी इस रोग का इलाज नहीं है. मतलब जो भविष्य के बारे में डॉक्टर भटनागर जी के कहानी के माध्यम से डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे हमें बताना चाहते थे, ये वास्तव में हम आजकल भुगत रहे हैं. तो हमें भी सोचना चाहिए उन्नति कितनी करनी चाहिए, किस तरह की करनी चाहिए, मशीनों का इस्तेमाल हमें कितना करना चाहिए और अपने शरीर के जो कुछ काम है क्या हम खुद ही करें बल्कि मशीन का इस्तेमाल करने की बजाय. तो इस तरह से आजकल पृथ्वी पर जो बीमारी दिखाई दे रही कोरोना की, उसके पहले कौन कौन सी बीमारी थी? कैंसर था, दिल की बीमारी थी, तनाव के कारण आने वाली पागलपन की कुछ बीमारियां थी, ब्लड शुगर की बीमारी थी. और ये जो कुछ बीमारी है पुराने जमाने में ये बीमारी ज्यादा नहीं थी, आजकल बढ़ रही है. इसका कारण भी उन्नति ये है, प्रदूषण की है. इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया. अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा. उन्होंने कहा है कि हमारे तरह की बीमारी यहाँ पर भी आई लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया. अब तो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं हो रहा है.
तो इस तरह से अगर यहाँ के लोगों ने इस पर कोई उपाय नहीं किया तो उन्होंने कहा है इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। नामो निशान मिटना, अस्तित्व समाप्त होना, मतलब उस ग्रह पर इंसान ही नहीं बचेगा। अब देखो हम भी यहाँ पर देख रहे हैं कोरोना के कारण कुछ ऐसी स्थिति दुनिया में आजकल पैदा हो गई है। बस यहाँ होगी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मशीनें, लेकिन नहीं रहेगा तो सिर्फ वहां का इंसान। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वो चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण ये रहा है की यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता आहे। आता पहा, हा विचार तुमच्या मनात आला असेल की जर त्यांनी सगळ्यात प्रगती केली तर मग त्यांना चिकित्सा शास्त्र का नाही त्यांचं प्रगतीशील। तर त्याचं कारण असं त्यांनी सांगितलेलं आहे की इथल्या या ग्रहावरच्या लोकांचं शरीर अतिशय मजबूत आहे। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। यहाँ जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य ये चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त बनती जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। उन्होंने कहा है उनकी चमड़ी ही ऐसी थी कि उन्हें उस चमड़ी पर कोई असर ही नहीं होता था, तब तक नहीं होता था, और इसलिए उन्होंने चिकित्सा शास्त्र के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब उनको जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो आप सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास अब इसका इलाज नहीं है, और इसलिए उन्होंने पृथ्वी से डॉक्टर भटनागर जी को अपहरण करके ले गए हैं। अब उन्होंने यहाँ पर बताया कि जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। कई चीजें हैं हमारे पास भी जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, इसी कारण हम क्या करते हैं उसके बारे में सोचते नहीं। आपल्याकडे पण आपण पाहिलं असेल की बरीचशी माणसं व्यायाम कधी करतात, आजारी पडल्यानंतर। आरोग्याची काळजी कधी घेतात, आजारी पडल्यानंतर। डॉक्टरकडे कधी जातात, आजारी पडल्यानंतर। परंतु आजारी पडण्या अगोदरच या तिन्ही गोष्टी व्हायला हव्यात। जसं रोज व्यायाम करायला हवं, रेग्युलर स्वतःचं मेडिकल चेकअप करायला पाहिजे आणि स्वतःची काळजी घ्यायला पाहिजे, म्हणजे ती गोष्ट होणार नाही। आणि म्हणूनच आता सध्या हा जो कोरोनाचा रोग पसरलेला आहे त्या रोगामध्ये वावरत असताना आपण कुठली काळजी घेतली पाहिजे। जरूरत होने पर ही नहीं, जरूरत होने के पहले ही। तो हम मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, ज्यादा लोगों में भीड़ में जाना अवॉइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें जरूरत होने के पहले ही हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है, डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं, और इनके शरीर की बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाई बनाने का। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा आवश्यक सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। अब देखो भटनागर जी कह रहे हैं कि मुझे तो पृथ्वी पर के लोगों का किस तरह से इलाज करना चाहिए ये बात मालूम है, लेकिन ये तो ग्रह निराला है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने दवाई भी बनाई है, लेकिन दवा से काम नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा है अब प्रत्यारोपण ही बस एक ही मेरे सामने पर्याय बाकी है। म्हणजे ऑपरेशन करून जो भाग सडतोय, हात असेल, पाय असेल किंवा अन्य शरीराचा भाग असेल, तेवढा काढून टाकायचा आणि तिथे दुसरा भाग बसवायचा। पण तुम्हाला सर्वांना माहितीये ऑपरेशन करायचं असेल तर एकट्याचं काम नाहीये,
त्याच्यासाठी पूर्ण टीम लागते. त्यामुळे डॉक्टर भटनागरजींनी जेव्हा त्यांना हे सांगितलं तेव्हा त्या लोकांनी वेगळीच एक योजना आणखी बनवली. त्यांनी काय योजना बनवलेली आहे की पृथ्वीवरून डॉक्टर भटनागर सारख्या अनेक डॉक्टरांचं काय करायचं, अपहरण करायचं आणि त्यांना इथं घेऊन यायचं. डॉक्टर भटनागर म्हणतात कि मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अब काम करने की आदत ही नहीं रही है. वे मशीन बन गए हैं तो वे काम करना ही नहीं चाहते. डॉक्टर भटनागर जी कहते मैं आप लोगों को सिखाता हूं, आप अपना काम खुद ही कीजिए. लेकिन उन्हें काम करने की आदत ही नहीं रही है. उन्हें बस एक ही आदत उनकी बन गई है, मशीनों से काम करवा लेना. तो यही कारण है कि अब ये बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा. और डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं जब तक पृथ्वी से डॉक्टर नहीं आते अपहरण करके, वैज्ञानिक नहीं आते हैं, हम लोगों का इलाज नहीं करते हैं, तब तक ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं है. तो देखो कहानी तो यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन हमारे लिए ये कहानी क्या बताती है ये सीखना बड़ी बात है. जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूं तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा. फिलहाल ये कहना कठिन है कि मैं कब आऊंगा. आप लोग घबराइए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है. बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ. देखो डॉक्टर भटनागर जी डॉक्टर है, मानस शास्त्र जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए वो कहते हैं कि मैं कब वापस आऊंगा ये नहीं बता सकता, लेकिन वापस जरूर आऊंगा. और आप लोग समझ लीजिए कि मैं किसी विदेश यात्रा पर चला गया हूँ. मतलब अपने घर वालों की परेशानी कम हो, इसलिए इस तरह की बात बनाकर उन्हें अच्छी तरह से उनका साहस बंधाने की कोशिश डॉक्टर भटनागर जी कर रहे हैं. तो मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि हम इस पाठ से क्या सीखेंगे, ये पाठ हमें क्या सिखाता है. तो देखो डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे. सबको आश्चर्य लगा था. किन किन बातों का? पहले तो ये बात कि कोई यान पृथ्वी पर भी आ सकता है. दूसरी ये बात, क्या यान में किसी का अपहरण हो सकता है. तीसरी बात, अपहरण कर पृथ्वी से किसी अन्य ग्रह पर लिया जा सकता है, या हमारे पृथ्वी जैसा कोई अन्य ग्रह हो सकता है जहां पर मनुष्य है. और हमारे ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में हमारी सूर्यमाला जैसी कई सूर्यमालाएं हैं. और बात, वहां क्या लोगों का सच में ऐसा कोई रोग हो सकता है और उनका इलाज करना पड़ सकता है. तो ये सभी बातें सुनकर सभी लोग पृथ्वी के चकित थे, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह की बातें नहीं सुनी थी. उन्होंने आगे कहा कितना बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ था, मतलब कितनी बड़े रहस्य यहाँ पर उद्घाटित हुआ था, लोगों को मालूम हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी. म्हणजे थोडक्यात माणसाला खूप मोठं रहस्य कळालं होतं, आजसाठी पण आणि भविष्यासाठी पण. मग ते कोणतं मोठं रहस्य होतं? तर ते हेच रहस्य होतं की जर आपल्या पृथ्वीवरच्या माणसाने स्वतःला जर कंट्रोल केलं नाही, या यंत्राच्या दुनियेतून थोडंसं स्वतःला बाजूला केलं नाही, यंत्र तर प्रगती पाहिजे तर यंत्र येणारच, परंतु जर त्या यंत्राचा वापर मर्यादित केला आणि माणसाने स्वतःचं शरीर सतत हलतं ठेवलं, शारीरिक कष्ट सतत करत राहिले, तर माणसाचं शरीर चांगलं राहू शकते, माणसाचं शरीर यंत्र बनणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माणसाने प्रगती करत असताना ह्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे की प्रगती करत असताना प्रदूषण तर वाढणार नाही, या पृथ्वीचा भार तर वाढणार नाही, आणि ही हसणारी पृथ्वी अशी पुढे रडणार तर नाही. आणि ह्या गोष्टीचाच आपल्याला भविष्यासाठी विचार करावा लागणार आहे. आणि त्याच्यासाठी काही गोष्टी आपण सातत्याने लक्षात ठेवल्या पाहिजे. प्रदूषण रोखलं पाहिजे, माणसाने स्वतःच्या गरजा कमी केल्या पाहिजेत,
आणि माणसाने शरीराकडे देखील लक्ष दिलं पाहिजे. स्वतःचं शरीर यंत्र बनवता कामा नये. याचप्रमाणे पृथ्वीवरच्या अनेक गोष्टी आहेत की ज्याचा जर आपण अतिरेकी वापर केला तर ही सृष्टी नष्ट होऊ शकते. आणखी एक गोष्ट, आपल्याला कोरोनाने काही सवयी लावलेल्या आहेत. ह्या ज्या सवयी आहेत त्या सवयी आपण कायम ठेवल्या पाहिजे. ज्या सवयी फक्त आजार आल्यानंतर, रोग आल्यानंतरच हात धुणं, सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करणं किंवा हॉटेलचं खाणं अवॉइड करणं, यासारख्या ज्या गोष्टी आहेत या आपण कायमस्वरूपी आपल्या आचरणात आणल्या पाहिजे. त्यामुळे सुद्धा मानव वाचू शकतो, ही सृष्टी वाचू शकते. नाहीतर अन्य ग्रहाप्रमाणे या ग्रहावरची मानव सृष्टी सुद्धा एक ना एक दिवस नष्ट होऊ शकते. कारण आजकाल आपण पृथ्वीवरती जागतिक तापमानवाढी संबंधात ऐकतोय, हिमवृष्टी होणार म्हणून ऐकतोय, कोरोनासारखे रोग आहेतच, काही साथीचे रोग अजून येऊ घातलेले आहेतच आणि याच्यामध्ये माणसाचं जगणं मुश्किल आहे. पण माणसाने जर स्वतः कंट्रोल केला, जर आता आपण हे ऐकतोय की हा व्हायरस कुणीतरी आपल्या प्रयोगशाळेत बनवलाय, अशासारखे व्हायरस जर आपण बनवू लागलो तर माणूस जगणं मात्र काय होईल, मुश्किल होईल. आता आपली सृष्टी, आपली पृथ्वी, आपल्या पृथ्वीवरती कोणकोणती संकट आहेत आणि माणसानं ती कशी आवरली पाहिजेत या संदर्भातला हा शेवटचा व्हिडिओ मी तुम्हाला देते. तो व्हिडिओ तुम्ही पाहायचा आहे आणि त्यानंतर पाठाच्या खाली जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न सर्वांनी काय करायचे, सोडवायचे आणि त्या प्रश्नाचा पुढचा 6वा गृहपाठ सर्वांनी काय करायचा आहे, लिहायचा आहे. आजपर्यंत आपले 5 गृहपाठ झाले होते. आज आपण काय करणार आहोत, 6वा गृहपाठ लिहिणार आहोत आणि त्या 6व्या गृहपाठामध्ये तुम्ही जे धड्याखाली प्रश्न दिलेले आहेत ते सगळे प्रश्न काय करायचे, सोडवायचे. तर आता हा व्हिडिओ पहा आणि आपला पाठ संपलेला. थँक्यू. अच्छा होता अगर हम भविष्य देख पाते, ये जान पाते कि 1000 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी. शायद कई चीज़ों से लड़ाई बंद ही हो जाती. ना कोई तेल के लिए लड़ाई करता, ना कोई ज़मीन के लिए. कितना अच्छा होता अगर हम ये जान पाते कि हम कभी एलियंस सभ्यता से मिल पाएंगे. कितना अच्छा होता अगर हम ये जान पाते कि हम आसानी से एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा सकते हैं. तो यहाँ जो सोना, हीरा और जितने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों पर और उनकी जो भूख है वो ख़त्म तो हो सकती. क्या इंसान कभी भविष्य में अमर हो पाएगा? अगर ये जान पाते तो कितना अच्छा होता. इन सवालों के जवाब तो कोई भी नहीं जानता, पर इतना तो तय है कि हमारी जिंदगी के बहुत बड़े हिस्से पर टेक्नोलॉजी का राज होगा और इस एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी दुनिया में कई अनगिनत बदलाव देखने को मिलेंगे जिसकी शायद आज की तारीख में हम कल्पना भी नहीं कर सकते. दोस्तों, हम वर्तमान में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहे बदलावों को देख तो जरूर सकते हैं, पर फील नहीं कर सकते कि ये बदलाव कितनी हद तक इंसानी जिंदगी को बदल सकते हैं. काफी कुछ कल्पनाएं की जा सकती हैं, लेकिन कुछ पुख्ता तौर पे कहना बड़ा मुश्किल है. ये वीडियो एक कोशिश है ये जानने की कि भविष्य में क्या होगा. आज से 1000 साल बाद कैसा होगा पृथ्वी पर मानव जीवन. 1000 साल छोड़ दीजिए, आज से 200 साल बाद कैसा होगा. बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए साइंटिस्ट अभी से ही दूसरे ग्रहों की खोज में लगे हुए हैं जिन पर मानव जीवन संभव है. लेकिन दुख की बात है, इस बहुत बड़े उद्देश्य के लिए फंड्स नहीं है, क्योंकि आज भी यहां लोग भूखमरी से मर रहे हैं. तो फंड्स कैसे हो सकते हैं? इन बड़े एक्सपीडिशंस को चाहिए बड़े फंड्स, लेकिन यहां देश आपस में लड़ने को लगे हैं. तो कौन मुहैया कराएगा ये फंड्स? सोचने वाली बात है. दूसरे ग्रह जो कि पृथ्वी जैसे हों, इन्हें खोजने का एक और बड़ा कारण भी है. जैसे कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए या मानव निर्मित कोई वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, क्या कर लेंगे आप? इंसान के पास कोई और चारा ना बचेगा पृथ्वी को छोड़ने के अलावा. तब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? वैज्ञानिकों की रुचि एवं उनके प्रयास पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढने की है, लेकिन उनके पास फंड्स मुहैया नहीं है क्योंकि पैसा कहीं और जा रहा है, आपस में लड़ने में जा रहा है. मानव निर्मित ये बॉर्डर्स जो बनाए गए हैं इन्हें बार बार बदलने पर जा रहा है. दुनिया भर के वैज्ञानिक इंसान को मंगल में पहुंचाने व मानव बस्तियां जुटाने में लगे हुए, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है. वर्तमान में मानव द्वारा ऊर्जा संसाधनों की खपत ने भी वैज्ञानिकों को इसके लिए मजबूर कर दिया है. इतनी ज्यादा एनर्जी हम यूज कर रहे हैं और जो एनर्जी हम पैदा कर रहे हैं वो मेनली फॉसिल फ्यूल से है, जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं. सांस लेने लायक रहेगी क्या यह हवा अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते रहें, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, तेल चलाते रहें? सोच के देखिए एक बार.
वर्तमान में मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी का विनाश कर रहा है। इस बात पे मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने वाला एक भी शख्स नकार नहीं सकता इस बात। मानव द्वारा जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, जिससे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं और नहीं मालूम क्या क्या। मिट्टी कट रही है, नदियां बेतहाशा बह रही हैं, पानी रुक नहीं रहा है, फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर में जाके समुद्रों पर मिल रहा है क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। वहीं कई वन्य प्रजातियां पेड़ों के कटने से लुप्त होने के कगार पे। बताया जा रहा है कि भविष्य में मनुष्य की शारीरिक संरचना में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बैठ गए हैं हम सब, हमारी दुनिया एक टेबल और कुर्सी में सिमट कर रह गई है। फिजिकल एक्टिविटीज निल हो चुकी हैं। ये तो आपने बचपन से पढ़ा और सुना होगा कि मनुष्य पहले बंदर था और धीरे धीरे परिवर्तित होकर मनुष्य की संरचना में आया, और भविष्य में माना जा रहा है कि मनुष्य की शारीरिक संरचना पूरी तरह से बदल जाएगी हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। इंसान की लंबाई कम और बुद्धि तेज हो जाएगी, और आज के मुकाबले मनुष्य कई ज्यादा उम्र तक जी पाएंगे और आंखों का आकार भी बढ़ जाएगा। भविष्य में मनुष्य ज्यादा दवाइयों के इस्तेमाल के कारण अंदर से काफी कमजोर हो जाएगा, और बिना एंटीबायोटिक के उसका शरीर मामूली से मामूली बीमारियों से भी नहीं लड़ पाएगा। ये एक फैक्ट है जिसे आज से ही हमें मानना शुरू करना होगा। और भारत वो जगह है जहां आयुर्वेद ने जन्म लिया, जहां हमने मैन मेड केमिकल से बचने का हमारे पास में एक बहुत बड़ा जरिया है आयुर्वेद। लेकिन हम अभी भी केमिकल जो कि दवाइयां हैं उनके ऊपर निर्भर हैं। इनसे बचना होगा, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ये बात समझ लीजिए। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मांग भविष्य में भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल होगा। इसके इस्तेमाल से लोगों के बीच का माहौल और मिलना जुलना बिल्कुल बंद सा हो जाएगा। सारे काम मनुष्य अपने घर पर बैठे ही कर लेंगे और महीनों तक उन्हें घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको ये बात तो पता ही होगी, मनुष्य अगर किसी अंग का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करता है तो वो अंग अपने आप गायब होने लगता है। उसकी जहां महत्वता खत्म होने लगती है वो अंग गायब होने लगता है और शरीर वो अंग त्यागना शुरू कर देती है। वैसे में कल्पना कीजिए, मनुष्य बातचीत के लिए मुंह की जगह किसी और माध्यम का प्रयोग करेगा, क्या होगा उसके मुंह का? हाथ पैरों का क्या हाल होगा? भविष्य की दुनिया में रोबोट्स का कब्जा होगा। ऐसे ही कई अनुभवी वैज्ञानिक पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय में मनुष्य एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे रोबोट्स तैयार करेगा जो इंसान की तरह समाज में रह सकेंगे और उनसे अच्छी तरह कार्य कर सकेंगे, यानी कि इंसानों से बेहतर कार्य कर सकेंगे। मनुष्य रोबोट पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा और बिना मशीनों के कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, ना ही वो कर पाएगा। एक अनुमान के मुताबिक कुछ सालों बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा विकसित हो जाएगा कि मनुष्य खुद रोबोट्स का गुलाम भी बन सकता है। और सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उपयोग देखने को मिल ही रहा है और आने वाले समय में मिलेगा भी। मिलिट्री में, स्पेस एजेंसीज में, एजुकेशन में, मेडिकल में बड़े बड़े विमानों को रोबोट्स अपनी दक्षता से कंट्रोल करने में काबिल हो जाएंगे और तब युद्ध में मनुष्य नहीं रोबोट्स लड़ा करेंगे और ऑपरेशन थिएटर में भी रोबोट्स मनुष्य से बेहतर व अधिक सटीकता से रोबोटिक सर्जरीज करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा विकसित हो जाएगी कि मनुष्य का विनाश का कारण भी बन सकती है। भविष्य में पर्सनल हवाई यात्रा भी मामूली होगी। भविष्य में मनुष्य के पास पर्सनल उड़ने वाली कारें भी होंगी, जिसे उड़ने के लिए किसी रनवे की आवश्यकता नहीं होगी। आप सीधे हवा में वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं और साथ ही वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग भी कर सकते हैं खुद अपने घर की छत से। सीधे हवा में उड़कर आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी यह हवाई कारें। आपको बता दें कि हवाई कारें सुपर सोनिक होंगी, जो कि आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज उड़ती नजर आएंगी। रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद एक अनुमान यह भी है कि भविष्य में हमें ट्रांस ह्यूमंस देखने को मिलेंगे, यानी कि टर्मिनेटर्स, आधे रोबोट और आधे मनुष्य। इसमें मनुष्य अपने अंगों को एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अंगों को रोबोटिक पार्ट से चेंज कर देंगे और उनके कार्य करने की क्षमता नॉर्मल लोगों से अत्यधिक बढ़ जाएगी। ट्रांस ह्यूमंस को विकसित करके मनुष्य इतना सक्षम हो जाएगा कि अपने दिमाग की सारी जानकारी को एक कंप्यूटर में रख पाएगा, एक हार्ड डिस्क में रख पाएगा और बैकअप की तरह मनुष्य के मरने के बाद भी उसे अच्छी तरीके से यूज किया जा सकेगा। उसी को किसी और मनुष्य के दिमाग में लोड भी किया जा सकेगा, यानी कि अपने कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को स्टोर करना आसान हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान को कुछ भी सीखने के लिए सालों का नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स का समय लगेगा, जैसे कि डेटा ट्रांसफर करने में लगता है। ट्रांस ह्यूमंस होने के जहां कुछ फायदे होंगे तो इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से मनुष्य अपनी आयु को आज के समय से कई गुना ज्यादा बढ़ाने में सक्षम होगा। यदि सभी मनुष्यों ने ज्यादा लंबे समय तक जीना शुरू कर दिया तो सोच के देखिए इस पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और शायद ऐसा भी हो सकता है
कि मनुष्यों को पैर रखने की भी जगह न मिले। साथ ही ये भी कहा जा रहा है इन बुरी चीजों के अलावा कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी। कहा जा रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से मनुष्य के जीवन में सारी शारीरिक परेशानियों से छुटकारा मिलने की पूरी उम्मीद है। इसकी मदद से मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को कई गुना तक बढ़ा पाएगा और औसत लाइफ तब 500 से 1000 वर्ष तक हो जाएगी, लेकिन ये मैन मेड होगी। इस टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे रोबोट्स यानी कि नैनोबॉट्स मनुष्य के शरीर में भेजे जा पाएंगे, जिन पर लगा एक चिप होगा और वो ब्लड के साथ मिलकर किसी भी बीमारी को बहुत ही सर्जिकली खत्म कर देंगे आपके शरीर से। भविष्य में मनुष्य एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आंखों में फिट होने वाले ऐसे लेंसेज तैयार कर चुका होगा जिससे आंखें कैमरे की तरह व्यवहार करेंगी और आप अपनी आंखों से किसी को भी कितना भी जूम करके देख सकेंगे। तब ना माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी और ना ही टेलीस्कोप की आवश्यकता। ये सारी संभावनाएं लेकिन धरी की धरी रह जाएंगी दोस्तों, अगर हम जाति, धर्म और देशों की सीमाओं के बंधन में बंधे रहे तो। हो सकता है ये जो बाधाएं हैं, ये जो लिमिटेशंस हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो असमानताएं हैं, ये जो जाति, धर्म और एथनिसिटी का जो हमारे बीच में भेद है, ये एक दिन हमारे विनाश का कारण न बन जाए। जब तक मानव जाति अपने आप को एक ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं समझेगी, एक जात की तरह नहीं समझेगी, तब तक मनुष्यों का इस पृथ्वी पर जीना हमारे हिसाब से मुश्किल है। आपका क्या कहना है? अभी अमेरिका और ईरान के बीच में जबरदस्त तल्खी चल रही है, जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है? क्या ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के वर्ज पे है, या ये क्या हम इंसान आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएंगे, या हम मौका देंगे इवोल्यूशन को एक और पायदान आगे बढ़ने के लिए? क्या हम मौका देंगे विज्ञान को मानव जाति को संरक्षित करने के लिए, या फिर हमारा लोभ, हमारी लालच, हमारी जलन, हमारी ईर्ष्या, हमारी कंपेटिटिवनेस एक दूसरे को खत्म करके इस पृथ्वी से मानवों का विनाश कर देगी? आपका क्या कहना है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।